आप टेलीविज़न अखबार रोज़ पढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें देखते हैं, लूट मार चोरी, नेताओं के बड़े बड़े बयान। उससे अलग कुछ ऐसे भी काम हैं, कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए और ख़ासकर नागरिकों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। एक ऐसी संस्था के कुछ लोग हमारे साथ हैं और ये संस्था है ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन। ऐसे ही कुछ लोग जो एनसीए, जो भारत में जो सरकारी स्कूल है उसमें किस तरह की पढ़ाई है, किस तरह के हालात हैं, उस पर काम करते हैं। एनसी बोलते हैं इसको, नेशनल कोलिशन ऑफ एजुकेशन। और मेरे साथ वो जो संगठन है उसमें काम करने वाले लोग हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। पहले आपको रामपाल सिंह है, ये जनरल सेक्रेटरी हैं एनसीए इंडिया की। उसके बाद मेरे साथ एंजेला तनेजा मैम है, वो हेड ऑफ पॉलिसी हैं। उसके बाद प्रतिभा कुंडू हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम में पैसे का क्या इन्वेस्टमेंट है, किस तरह के खर्च होते हैं, उस पर बात करेंगे। ऐसी खबरों की बहुत ज़रूरत है आपके समाज में। स्कूल एजुकेशन का मामला हो, सरकारी स्कूलों के बारे में बात हो, कि आपके देश में जो बहुसंख्यक आबादी है, जो मासेज है, जो गांव में रहता है, वो आज भी सरकारी स्कूलों पर निर्भर है और उनकी क्या स्थिति है। तो ऐसी खबरें बहुत ज़रूरी है और नेशनल दस्तक की कोशिश है कि जो एजुकेशन की खबरें हैं, जो फार्मर्स की खबरें हैं वो ज़रूर मेन स्ट्रीम में आए। किसानों की खबरें हो, छात्रों की खबरें हो, पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है और उसी कड़ी में एजुकेशन के क्या हालात है उस पर हम बात करेंगे। सर, ये आप लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है सरकारी स्कूल के एजुकेशन के बारे में। अब इस पर इस देश में चर्चा नहीं हो रही। अब आजकल मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्री जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों की ओपनिंग करने पहुंचते हैं। उसमें क्या लग रहा है, भारत में जो सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा है वो कितना बदला है और कितना बदलने की ज़रूरत है, या फिर वो सब कुछ खत्म होते जा रहा है? ये आज जो ये हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं जी, ये सतत विकास लक्ष्य 4 जो केवल शिक्षा से संबंधित है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी, और आज तक विश्व में अगर शिक्षा का सार्वजनिकरण हुआ है तो सरकारी विद्यालयों के माध्यम से हुआ है, प्राइवेट विद्यालयों के माध्यम से नहीं हुआ। पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस देश में आज सरकारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकारी शिक्षा उपेक्षा का शिकार हो गई है और यहाँ तक की स्थिति है कि आज इस देश में सरकारी स्कूलों में 11% विद्यालय ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षकीय विद्यालय हैं। आज भी इस देश में ड्रॉप आउट 20% है। आज भी इस देश में साक्षरता ग्लोबल मानक पर नहीं पहुंच पा रही है। ये सब डेटा है आप लोगों के पास, आंकड़े हैं? जी, आंकड़े हैं जी। और आपको हम बताएं कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। आज भी इस देश में केवल 54% ऐसे विद्यालय हैं, 3 शिक्षकों से अधिक अध्यापक नहीं हैं। अच्छा, वो किस क्लास, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है? प्राइमरी से कक्षा 5 है, 1 से कक्षा 5 तक। अच्छा, ये प्राइमरी स्कूल का डेटा दे रहे हैं आप? अच्छा, जी जी जी। और ये सारी स्थिति हैं, तो कैसे 5 कक्षाओं को एक टीचर्स या 3 टीचर्स हैंडल करेंगे, ये सोचने और समझने की बात है। देखिए, अगर आपको अगर गौ रक्षा और तमाम तरह की चीज़ें हों, बहुत तरह की खबरें हैं, यूनाइटेड नेशन में भारत को सीट चाहिए, चांद पे जा रहे हैं, आसमान तोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, तमाम खबरें हैं। उनके बीच अगर कभी फुर्सत मिले तो इन जैसे सेमिनारों में आइए, इन जैसी खबरों को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि जो आप विश्व शक्ति और पाकिस्तान को रौंद दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपके स्कूली शिक्षा की ये हालत है। ये प्राइमरी स्कूल पर हम लोग बात करें, प्राइमरी स्कूल पर सर बात करें। आप सर कितने साल से इस फील्ड में काम करें, स्कूल के बारे में और एजुकेशन पर? आज मैं 77 वर्ष का हो गया और 20 वर्ष की उम्र से मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। पहले मैं अध्यापक रहा, 2000 में मैं रिटायर हुआ। इसके बाद नेशनल कोलिशन फॉर एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन का अध्यक्ष भी हूँ, जो शिक्षा से ही संबंधित है। तो ये हर राज्यों की यही हालत है। जो कुछ राज्य हैं जो ग्लोबल इंडेक्स कहते हैं कि वो उनका जीडीपी इतना ज़्यादा हो गया है, विकास वाले बड़े बड़े राज्य हैं। ये जो आपका ओवरऑल डाटा है वो गुजरात जैसे राज्यों का है या सिर्फ छत्तीसगढ़, बिहार या उड़ीसा जैसे राज्यों का है? ये आप तमिलनाडु छोड़ दीजिए, केरला छोड़ दीजिए, हिमाचल प्रदेश छोड़ दीजिए, और गुजरात भी उसी श्रेणी में शामिल होता है जहाँ की उत्तर प्रदेश है और जहाँ की बिहार है।
पिछले 3-4 सालों में जब से ये जीडीपी वाला जो खेल शुरू हुआ है और प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या वर्तमान वाली सरकार, इस सरकार का दावा है कि इन्होंने टॉयलेट्स पर बहुत काम किया, शौचालय बनाए गए। खैर मैं ऐसी सरकारी स्कूल से आया हूँ पढ़ के जहाँ कोई शौचालय कभी नहीं था, अब तक नहीं है वहाँ। क्या इसमें कुछ सुधार हुआ है? ये आप ये मान लिए ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन हो चाहे एजेंसी हो, उसका मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं: क्वालिटी टीचर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी इन्वायरमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, आज इस देश में करीब 87% विद्यालयों में टॉयलेट हो गए हैं, परंतु कितने फंक्शनल टॉयलेट हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती। टॉयलेट हैं पर पानी नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है, ये स्थिति है। पर हाँ, ये स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो आप बता रहे थे वो एकदम से कोलैप्स है। उसके स्कूल की इमारतें लगभग बन गई है, उसकी क्या स्थिति है पूरे देश भर में? आपके पास क्या डेटा है? विद्यालयों की इमारतें बन गई हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब के रूप में है, परंतु वही जो एक स्थिति है कि सिंगल टीचर स्कूल, 3 कक्षा वाले, 3 शिक्षक वाले स्कूल, 2 शिक्षक वाले स्कूल, ये शिक्षा में बहुत बाधा है। आज इस देश में भी करीब 54% टीचर्स हैं जो पैरा टीचर्स हैं, वो ट्रेंड हैं और बाकी सब अनट्रेंड रूप में काम कर रहे हैं। जब तक क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होगा तब तक शिक्षा की गुणवत्ता क्या देख रहे हैं भारत के जो बच्चों का, ये कहा जाता है, मुझे नहीं पता ये कहावत किसने बनाया होगा, कि बच्चों पर भारत देश का भविष्य टिका होता है। अंधेरे में देख रहे हैं पूरे देश का भविष्य अंधेरे में, इस तरह से तो मासूम बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। निश्चित रूप से देश का भविष्य उज्जवल है, लेकिन टीचरों, जो सरकारी टीचर हैं, उनकी तो तनख्वाह ठीक ठाक है, भर्ती नहीं हो रही है। और वो जो शिक्षा मित्र से जो भर्ती करने की कोशिश की, भरपाई रेशियो ठीक करने की कोशिश की गई, उससे कुछ सुधार हुआ या उससे और नहीं? यही मैं कह रहा हूँ कि रेशियो में सुधार हुआ है पर गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। हम संख्यात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़े हैं पर गुणात्मक दृष्टिकोण से हम जैसे के तैसे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक शिक्षा को एक आधार वस्तु नहीं माना जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही वो कुंजी है जो गरीबी को नष्ट कर सकती है। नहीं, वो तो ठीक है, वो आलोचना हम लोग भी कर चुके हैं। क्या सरकार कोई कदम उठाते दिख रही है या सरकार को लग गया कि सरकारी स्कूलों का कुछ नहीं हो सकता, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है? एक बात मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार सरकारी विद्यालयों को उपेक्षा के दृष्टिकोण से देख रही है। सरकार केवल निजीकरण और बाजारीकरण की ओर अग्रसर हो रही है और सारा का सारा निजी हाथों में सौंपने का यत्न किया जा रहा है। आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं, पूंजीवाद के खिलाफ तो नहीं? हम लोग पूंजीवादी न पूंजीवाद के खिलाफ हैं न पूंजीवादी हैं। नहीं, आजकल एक स्टाइल हो गया कि अगर आप बेसिक बात को करेंगे, अगर आप देश की समस्याओं के बारे में बात करेंगे तो आपको कम्युनिस्ट कह के, शिक्षा के विरोध, मतलब कैपिटलिज्म का विरोधी कह के आपको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इसी दौर में तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, रामपाल सिंह जैसे लोग हैं, जो आपको बता रहे हैं कि आपके देश में प्राइमरी शिक्षा की क्या हालत है। मेरे साथ कुछ और विशेष मेहमान हैं। मैम, आप एजुकेशन सिस्टम में जो फाइनेंस की स्थिति है वो देख रही हैं। हम लोग प्राइमरी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है? कुछ स्थिति बेहतर हुई है या और बद से बदतर हुई है पहले की अपेक्षा? सबसे पहले उससे जाने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो इससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। 1964 में कोठारी कमीशन बोले थे कि एजुकेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है एंड उसके लिए 6% ऑफ जीडीपी खर्चा करना चाहिए। और स्कूल एजुकेशन जीडीपी का 6% प्राइमरी स्कूल के लिए? ना, अच्छा, स्कूली शिक्षा पूरा पब्लिक एजुकेशन के लिए 6% और स्कूल के एजुकेशन के लिए 4% ऑफ जीडीपी खर्चा करना चाहिए। वो 1985-86 तक वो खर्चा करना चाहिए। आज हम लोग 2017 में हैं, अभी स्कूल एजुकेशन में 2.7% ऑफ जीडीपी खर्चा हो रहा है। मतलब जो 85 में हमें 4% करना था, अभी हो रहा है 2.7%। मतलब कितना कम है। कोठारी कमीशन के बेंचमार्क अगर हम लोग पकड़ ले तो इससे बहुत क्लियरली पता चल जाते हैं। प्राइमरी एजुकेशन खाली नहीं, मैं एलिमेंटरी तक बोलूँगी, क्लास 1 to क्लास 8 हो, क्लास 8 क्यों, आप क्लास 12 तक भी देख लीजिए। पूरा स्कूल को अगर आप लोग देख लीजिए, जो खर्चा हो रहा है आरटी आने के बाद, एसएसए से
एसएससी आने के बाद 2002 में सर्व शिक्षा अभियान थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बिल्डिंग वगैरह बने हैं, मगर अभी भी अगर हम लोग डेटा देखें कि टीचर कितना है, बहुत सारे स्टेट्स जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो पहले बीमारू स्टेट्स माना जाता था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब में बहुत सारा नहीं, टीचर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को बीमारू मत कहिए, वहाँ लगातार 3 बार सरकार रही है, वो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, बीमारू तो मेरा टर्म नहीं है, वो पहले यूज़ किया गया था क्योंकि ये लोग का प्रोग्रेस, ये सारे स्टेट्स का प्रोग्रेस अच्छा नहीं हो रहे थे। अभी भी अगर हम लोग अच्छा, देखें, एक मैम बताइए, क्या स्कूल्स की बिल्डिंग्स जो है वो जो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है आने वाले 10 साल, पिछले 10 सालों में क्या नए सरकारी स्कूल खोले गए हैं, या जो सरकारी स्कूल खुले हुए थे, मुझे तो जानकारी कि राजस्थान में बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उनको एकीकृत करने के नाम पर, स्कूल जोड़ने के नाम पर बंद कर दिया गया। तो आप लोग के पास क्या डेटा है, क्या नए सरकारी स्कूल कुछ खोले गए हैं? हाँ, नया सरकारी स्कूल खोले भी गए हैं और उसके साथ पुराना जो कुछ स्कूल्स थे उसको अपग्रेड भी किया गया है। मगर प्रॉब्लम ये है, खाली स्कूल बनाने से तो नहीं होगा। स्कूल के अगर अच्छा क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको अच्छा टीचर रहना चाहिए, टीचर का नंबर ऑफ़ टीचर्स चाहिए, क्वालिफाइड टीचर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया गया है खाली स्कूल बिल्डिंग या टॉयलेट बनाने से नहीं होगा। जो सर ने कहा कि पानी की सुविधा होना चाहिए, ये सारा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मेरे साथ, मैं 1 मिनट में रोकूंगा, ये मेरे साथ प्रतिभा कुंडू हैं, ये सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं, और जो जीडीपी की बात करिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके लिए कि आपकी देश की जो सरकार है वो स्वास्थ्य हो, स्कूल हो, पानी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उस पर कितना कम खर्चा कर रही है। और ये खबरें मीडिया के लिए ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, ये आपको अखबार में खबरें नहीं दिखेंगी, टेलीविज़न पर खबरें नहीं दिखेंगी। आपके देश में हो क्या रहा है दरअसल, उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मैम कह रही हैं उनकी बात को सुनिए। मैम, ये जो सरकार जो है, ये जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स, आर्म्स खरीदे जा रहे हैं, तमाम तरह के राइट ऑफ दिया जा रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को पैसे दिए जा रहे हैं, उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जो बेसिक नीड है, स्कूली शिक्षा, उसका जीडीपी का जो उसमें जो ज़रूरी था, जितना पैसे देने चाहिए थे, उसको कम कर दिया गया है हाल के दिनों में। कम नहीं किया गया है, अभी तक वो लेवल तक हम लोग पहुँचे ही नहीं हैं। हम लोग इतना कभी खर्चा किए ही नहीं है क्योंकि हम लोग एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी भी नहीं दिए हैं। हम लोग बहुत सारे गोल तो बनाए हैं। इवन क्या लगता है ये सरकार अब बच्चों को पढ़ाने पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है? देखिए, वो भी अभी उसमें भी क्वेश्चन आता है। जब बीजेपी आए थे या इसके पहले जब कांग्रेस आए थे, अगर आप लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो देखें तो सारे मैनिफेस्टो में ये बोला गया था कि एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी है, हम लोग 6% तक खर्चा करेंगे। अच्छा। बट जब ये 3 साल हो गया बीजेपी गवर्नमेंट का, उससे पहले भी कांग्रेस का बहुत साल काम, मतलब 10 साल की सरकार थे, कोई भी उतना खर्चा नहीं किया है। मगर उसके साथ भी और एक बोलना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोग केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल देखें, वहाँ पे पर चाइल्ड खर्चा करते हैं पर साल अराउंड 37,000, ये सरकारी खर्चा करते हैं। अगर नवोदय विद्यालय देखें, वो रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे 85,000 पर साल खर्चा करते हैं। वेयर केंद्रीय विद्यालय 37,000, 37,000 पर एनम पर चाइल्ड। ये 15-16 का आंकड़े मैं बोल रही सबसे हूँ। बुरी स्थिति सरकारी स्कूलों की है, जो ये भी सरकारी स्कूल है, नहीं वो, लेकिन वो पब्लिक से, हाँ नहीं, ये भी सरकारी स्कूल है, वो भी सरकारी स्कूल है, मगर वो कुछ खास लोगों के लिए ना, पब्लिक से, सैनिक स्कूल हुआ, नवोदय हुआ, या फिर केंद्रीय विद्यालय हुआ, वो एक पब्लिक सेक्टर के स्कूल है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए, जो मासेज के लिए स्कूल है, जिसमें किसी गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उसकी स्थिति ये है जो आप कह रहे हैं। मगर प्रश्न ये भी है कि वो खास स्कूल क्यों होगा? सबके लिए तो एक ही पॉलिसी लेना चाहिए ना। ये लोग पब्लिक सेक्टर के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या सर्विस देते हैं पब्लिक के लिए, इसके लिए बेहतर स्कूल, और जो पुअर मासेस है उसके लिए खराब स्कूल। सो पुअर के लिए पुअर क्वालिटी एजुकेशन देंगे और बेहतर लोगों के लिए बेहतर क्वालिटी। सरकार कह रही है ना, जनता को इतना अमीर बना देंगे कि सब अपने बच्चों को अमेरिका भेजेगा। तो नहीं चाहिए ना ये। आपको लगता है आपके देश में सब लोग ऐसे हो गए हैं, इतनी जीडीपी में आमदनी बढ़ गई है, उनका अपना जीडीपी इतना अच्छा होगा कि सब अमेरिका अपने बच्चों को पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं? अगर आप अभी भी देखेंगे, एलिमेंटरी में 70% बच्चे सरकारी स्कूलों में ही जाते हैं। तो अब और हायर एजुकेशन तक जब लोग पहुंचते हैं, ड्रॉप आउट ही इतना हो जाता है, 10 से 12% बेसिकली एनरोलमेंट है, उसमें से कितना परसेंट बाहर जा रहा है पढ़ने। तो उतना छोटा आंकड़े देख के हम लोग ये बड़ा सा पॉलिसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये देखिए, बहुत ज़रूरी खबर है। आपको मैं तंज कर रहा हूँ, मुझे दुख होता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है, जो हर आदमी की नीड है। किसानों की आप बात करते हैं, मजदूर दिवस है आज, मजदूरों की बात करते हैं, उनका बच्चा फिर मजदूर ही बना रह जाएगा क्योंकि उसके लिए बेसिक एजुकेशन भी नहीं है। मेरे साथ यूनेस्को की भारत में प्रमुख हैं, जापान से रहने वाली है। तो इफ़ यू कंपेयर टू जापान एंड इंडिया, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द प्राइमरी स्कूल इन जापान एंड इन इंडिया?
I think it's very difficult to compare these two countries that are massively different. Okay. Especially Japan being much smaller and homogeneous country, it's I would believe it's easier to manage education system, and India being I think 13 times bigger and even more. You worked in UNESCO, Yes. and you went all over the world, and you will. I hope you will study about the education system. So, what do you think the future of Indian school child is bright, or is a very difficult situation right now in India? I think India has a bright future, and at the same time has challenges to overcome. Especially in India, India is a country of contrast. You have the highest level of education systems and institutions, and on the other hand, there are schools and districts that are having unfavorable conditions in terms of the resources and teachers, and the challenges are massive. At the same time, there are chances and foundations built to address these challenges. Your organization is satisfied to investment of in a school in Indian government? Well, amount of the investment is one thing, and then as I think it has been discussed, there is a room for increasing. At the same time, if we don't think about how the resources are spent. तो ये जापान से हैं और यूनेस्को में काम करते हैं, दिल्ली की प्रमुख है। मैंने इनसे सवाल पूछा था कि क्या जापान के स्कूल और भारत के स्कूल में आप कंपेयर करेंगी। इन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे स्कूल देखने का मौका नहीं मिला है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती। मैंने दूसरा सवाल इनसे पूछा कि क्या लग रहा है कि भारत में जो स्कूलों की स्थिति है उससे क्या बच्चे का फ्यूचर अच्छा है। तो वही सारी कहानियाँ हमारे देश के बारे में इतनी सारी कहानियाँ फैला दी गई है कि भारत सोने की चिड़िया थी और ये वो। तो जो विदेश के लोग आते हैं वो थोड़ा बचते हैं, वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि इस देश में वो काम कर रही हैं, तो वो उस तरह से बातें नहीं कर सकती। सच्चाई आपके सामने है, जापान की क्या स्थिति है, पूरी दुनिया में स्कूलों की कितनी बेहतर स्थिति है। फिनलैंड में लोग, दिल्ली जो सरकार थी वो अभी यूरोप गई थी स्कूलों की स्टडी करने के लिए कि वहाँ सरकारी स्कूल कैसे काम करते हैं। तो ये विदेशी मेहमान हैं हमारे, तो ये उसी तरह से बात करेंगी। सच्चाई ये है कि ये भारत के जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है उसके बारे में नहीं जान रही है। यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन, चाहे यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, वो पूरी दुनिया में काम करते हैं, बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन जो हालात हैं भारत के, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। मेरे साथ एंजला मैम हैं जो लगातार इस पर काम कर रही हैं। मैम, क्या लग रहा है कि प्राइमरी स्कूल पर आप लोग ये सेमिनार कर रहे हैं? मैम ने बताया कि बहुत जो मापदंड, जो पैरामीटर सेट किए गए थे जीडीपी का, जो 6% 4%, वो नहीं हो रहा है। तो आपका जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है? कोलैप्स तो नहीं हो रहा है, इतने जल्दी से हमारा देश कोलैप्स होने वाला नहीं है। जो समाज इतने हज़ारों सालों से टिका है वो सिर्फ 10-15 साल की गलत नीतियों से कोलैप्स तो होगा नहीं, लेकिन जितना प्रगति होने चाहिए इतनी प्रगति नहीं हो रही है जितना हो सकता है। तो क्या मतलब आप लोग सेमिनार कर रही हैं, गवर्नमेंट से आप लोग की बातचीत होती होगी, केंद्र सरकार हो, राज्य की सरकारें हों, सर्व शिक्षा अभियान जैसे पॉलिसी लाई गई, मिड डे मील दिया जा रहा है बच्चों को, स्कूल आ सके, तो क्या सरकार की तरफ से रिस्पांस है? जो स्थिति तो बहुत बुरी है। अब देखिए, एक कॉन्वेंट का पढ़ा लिखा लड़का जो कॉन्वेंट में पढ़ता है, सरदार पटेल और गोयनका जैसे स्कूलों में, माफ़ कीजिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ बड़े नाम है संस्कृति स्कूल, वो बाद में IIT और IIM में जाते हैं, जबकि वो सरकारी संस्थान है IIT और IIM। जो पब्लिक सेक्टर की स्कूल है, जो प्राइमरी, आपको लगता है कि जो बच्चा आज के डेट में प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा वो बाद में IIT और IIM पहुंच पाएगा? देखिए, कुछ एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स अभी भी सरकारी स्कूल से निकलते हुए, और जैसे पहले भी बोला गया है कि सरकारी स्कूलों की भी अलग श्रेणी है, जो कास्ट सिस्टम जिसको बोल सकते हैं, सरकारी सिस्टम के सरकारी स्कूल्स के अंदर भी हैं कि कुछ सरकारी स्कूल दूसरे सरकारी स्कूल से ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। लेकिन ये एक नई बात कह रहे हैं, मतलब ये कास्ट सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी सवर्ण समाज के गांव में कोई स्कूल है तो उसकी अच्छी स्थिति है, दलित समाज के गांव में स्कूल है तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
वो तो है ही, क्योंकि हमारा समाज में जब तक छुआछूत का जो रिवाज है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक उसी की का झलक शिक्षा के अंदर में दिखता है। ये बहुत अहम सवाल है। नेशनल दस्तक पर हमेशा आरोप लगता रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि मैं कास्टिज्म की बात करता हूँ, जात पात की बात करता हूँ, भेदभाव की बात करता हूँ। देखिए, वो तमाम लोग जो सरकारी स्कूलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लगातार उस पर नज़र रखे हुए, वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी पढ़ाई लिखाई है, उसमें टीचर्स को लेकर, वो भी वहाँ भी छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है। क्या अध्ययन आया, किन राज्यों में लगता है आपको कि जो सरकारी स्कूल है उसमें किस तरह कदर का छुआछूत है? और क्या सचमुच आज भी जो SC ST हैं, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, पिछड़ी OBC के बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है सरकारी स्कूल में जाना? देखिए, अधिकांश जगह पर छुआछूत नहीं है, जितना कम से कम जितना पहले हुआ करता था, लेकिन अभी भी छुआछूत मध्याह्न भोजन में, पानी के प्रावधान में वगैरह छुआछूत अभी भी है। अभी भी कुछ हद तक एक्सपेक्टेशंस जो हैं दलित बच्चों से बहुत कम है कि बेचारा दलित बच्चा क्या करेगा, उसको ठीक से पढ़ाने की ज़रूरत भी क्या है। और जो घबराने वाली जो बात है, पिछले 2-3 साल में जो पहले कम से कम नीति में सुनने को मिलता था, कम से कम कागज़ पे लिखा हुआ कि SC के लिए अलग अलग स्कीम है, पॉलिसी है, छुआछूत को हटाने के लिए पॉलिसी के अंदर प्रावधान है, उसके ऊपर भी चर्चा भी रुकती हुई नज़र आ रही है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्या है, सुधार कैसे हो सकता है? आप लोग के पास कोई रोड मैप है? आलोचना हम लोग बहुत कर रहे हैं, क्या सरकार से कोई बातचीत हो रही है, आप लोगों की मिनिस्ट्री से कोई बातचीत हो रही है, राज्य सरकार से बातचीत हो रही है कि इम्प्रूवमेंट? आखिर मेरे जैसे तमाम करोड़ों परिवार हैं, गरीब बच्चे हैं, मुझे तो लगता है 85% परिवार के लोग हैं जो सरकारी स्कूल पर निर्भर हैं। वो कोई सरकार इस तरफ नोटिस ले रही है? क्या सरकार से आप लोग की बातचीत होती होगी? क्या सरकार समझने के लिए तैयार है कि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बेहतर की जाए? देखिए, समझ तो रही है, लेकिन समझ के क्या करना है, जितना एफर्ट लगाने चाहिए उन चीज़ों को सुधारने के लिए, इतना प्रयास नहीं है। कम से कम लगता है इस समय कि सरकार मान चुकी है कि सरकारी स्कूल के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर काम हो गया है। अब आपको कौशल भारत बनाना है, स्किल्स एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को तैयार करना है। जब तक नींव पक्की नहीं होगी तब तक एम्प्लॉयबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा में और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ही से ही नींव बनती है। मैं बहुत चकित हूँ। मैंने खुद देखा है कि किस तरह से जाति विशेष के बच्चों को टीचर भी किस तरह से व्यवहार करते थे। खैर, जाति को लेकर, छुआछूत को लेकर मैं रोज़ बातें करता हूँ। आज मैं सचमुच उस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बातें खुद निकल के आए कि आपके देश में स्कूल की ये हालत है। प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बुरी स्थिति है, जो चाइल्ड और जो टीचर का रेशियो है वो बहुत कम है, और जाति पात, भेदभाव, छुआछूत बहुत चरम पर है। मैं 1-2 सवाल और करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये बातें आप पहुँचे, आप तक आए। सर, 1 मिनट मुझे और देंगे आप कि क्या लग रहा है कि कोई सॉल्यूशन दिख रहा है आप लोगों को कि कुछ बदलता तो नज़र दिख नहीं रहा? बताइए, एक नया मामला आ रहा है। मैं जब लोगों को कहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ अनटचेबिलिटी पे, कास्ट सिस्टम पे, मैंने लोगों को कह रखा है कि भारत एक मनोरोगियों का देश है, जहाँ हर किसी के दिमाग में जात पात, लैंगिक भेदभाव, महिलाओं के साथ अत्याचार, जात के नाम पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव है, धर्म के आधार पर यहाँ भेदभाव होता है। क्या लग रहा है इस प्राइमरी स्कूलों में इस तरह के हालात हैं? आप लोगों का कोई रोड मैप है कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? ये तो बहुत दुखद बात है। ये देखिए, हम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है, और हमारे पास रोड मैप है कि कैसे हम इसको ठीक दिशा पे ले जाएंगे। हम ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से, ऐसे वर्कशॉप के माध्यम से, हम सब लोगों की राय से रेजोल्यूशन लेते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं। उन प्रस्तावों को हम गवर्नमेंट के पास भेजने का काम करते हैं, और उन प्रस्तावों पर हम चर्चा और परिचर्चा करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे प्रस्तावों को गवर्नमेंट रिजेक्ट करती हो, परंतु आज आपने जो बात कही कि ये तमाम विसंगतियां हैं, तो उन विसंगतियों के होते हुए भी मतलब कि निश्चित रूप से टेबल टॉक के माध्यम का ही एक माध्यम है
कि हम सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, सरकार को हम विवश कर सकते हैं कि उन नौनिहाल और गरीब बच्चे जो इस देश की 40% आबादी का भाग हैं, वो कैसे शिक्षा प्राप्त कर पाएँ? क्या वो अपढ़ रह जाएंगे? क्या अभिजात वर्ग के बच्चों की तरह सरकार प्राइवेट विद्यालयों में ऊंची फीसें दे सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। ये आप लोग के पास कोई डाटा है कि जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, मुझे लगता है वो कुछ लोग कहते हैं कि वो फाइनेंशियली रिच लोग जाते हैं, उसमें कास्टिज्म नहीं है। मेरी एक अपनी सोच है कि इस देश में जो अमीर है फिलहाल वो जाति आधारित व्यवस्था की वजह से, कुछ जाति विशेष के लोग ही अमीर है, जिसे मैं जनरल कैटेगरी के लोग कहता हूँ, सवर्ण समाज कहता हूँ। तो क्या लग रहा है कि सरकारी स्कूलों पर अभी भी जो सबसे ज़्यादा जो सफरर हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, ये बिल्कुल बहुजन समाज के बच्चे हैं। बिल्कुल बहुजन समाज के बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं और माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं। तो ये आज सरकारी विद्यालयों में इन बच्चों की एक पहचान है कि तो आप लोग ना गौ रक्षा, मंदिर, मस्जिद और अजान पर वोट करते रहिए और सोचिए कि आपके स्कूलों की कितनी बदतर स्थिति है। और मैं ये भी जानने समझने की कोशिश करूंगा, ये जो सेमिनार हो रहा है, मैं यहाँ एक जो मीडिया देखते हैं उन्होंने मुझे 2-3 बार फ़ोन किया था, मैं आया, मैं उनसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को से संबंध कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्फॉर्म किया था। और अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं तो समझिए कि जो आपकी देश की मीडिया है, जो अखबार है, जो टेलीविज़न चैनल है, वो आपको कहीं ना कहीं मुद्दे से भटका रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको अलग दूसरे विषय पर फंसा के रख रहा है। किस पार्टी में कितनी टूट हो रही है, किस पार्टी का नेता क्या बोल रहा है, जो देश की खबर है, जो जनता की खबर है, जो सरोकार की खबर है, उस खबर को दिखाने के लिए मीडिया के पास समय नहीं है। क्या लग रहा है कि मीडिया की भूमिका, कम्युनिकेशन की भूमिका है वो हम है। आप लोग जब अपनी बात रखते हैं तो क्या मीडिया से सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है मीडिया, और बगैर मीडिया के मैं समझता हूँ कि अपनी बात आम तक पहुँचा पाना एक बड़ा मुश्किल कार्य है। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया का जितना सपोर्ट ऐसे बिंदुओं पर मिलना चाहिए, ऐसे इशूज़ पर मिलना चाहिए, उतना बुलंद सपोर्ट मीडिया का हमें नहीं प्राप्त हो पाता। हम मीडिया से के लगातार संपर्क में हैं, आप जैसे व्यक्तियों से संपर्क में हैं, और हमें आशा है कि निश्चित रूप से एक दिन मीडिया भी इन ऐसे बिंदुओं को, ऐसे इशूज़ को उछालने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सच है कि इस देश में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बहुजन समाज के बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है, खतरे में है, और सरकार किसी की भी हो, कोई स्थिति को सुधारने के लिए बहुत कोशिश करता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली में बड़ी बातें हो रही कि दिल्ली सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, उनके मंत्री गए थे यूरोप, तो क्या कोई ऐसा राज्य है जहां कुछ वहां की राज्य सरकार, चीफ मिनिस्टर ने कुछ काम किया? एक जैसे कि अभी मैडम बता रही थी 6% GDP नहीं खर्च हो पा रहा है। कोई भी राज्य जो है ये 20% अपने बजट का शिक्षा पर नहीं खर्च कर पा रहा, तो कम से कम दिल्ली सरकार को तो हम बधाई देना चाहेंगे कि इसने अपने बजट का 24% शिक्षा पर खर्च करने का काम किया है। दिल्ली सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जिससे प्रतीत होता है कि ये सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा देने के काम कर रही है। परंतु बहुत सारे प्रदेशों में अभी इस स्थिति पर नहीं हम पहुँचे हैं जिससे कि हम कह सकें कि अन्य राज्यों में भी ये स्थिति है। पर हमारा दबाव होगा कि 20% आम बजट का या 6% GDP का खर्च शिक्षा पर किया जाए, जिससे शिक्षा में आवश्यक सुधार किया जा सके। तो देखिए ये अहम सवाल है, आप फिलहाल फंसे रहिए गौ रक्षा लेकर, मांस क्या खाना है, नहीं खाना है, अजान से किसको परेशानी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तमाम खबरें आप देखते रहिए टेलीविज़न पर। जो एजुकेशन की खबर है, जो आपके बच्चे के भविष्य की खबर है, वो उसके लिए मीडिया के पास टाइम नहीं है। मैम क्या लग रहा है, एक आखिरी सवाल आपसे, कि कोई राज्य सरकार बेहतर करती दिख रही है, कोई सरकार कोई है जो इसके लिए चिंतित है कि जो सरकारी स्कूल हैं जिसमें 85% लोगों के बच्चों का भविष्य दाव पर लगा हुआ है, उनके भविष्य का सवाल है, उस पर कोई सरकार है जो सोच रही है? मैं तो लास्ट कुछ साल के जो डेटा वगैरह देख रही हूँ उससे ये दिख रहा है कि बिहार जैसे जो बहुत पीछे वाला स्टेट है, मगर बिहार एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो बहुत सारा प्रायोरिटीज़ दे रहा है। चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ बहुत सारा नया इंसेंटिव्स, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स चिल्ड्रन को, कि वो लोग स्कूल में आए। इसका असर भी दिख रहा है कि एनरोलमेंट रेशियो गर्ल के लिए काफ़ी बढ़ गया है। और बिहार का टोटल स्टेट बजट से जितना % एजुकेशन में जाते हैं वो काफ़ी बढ़ गया है।
तो बिहार अच्छा कर रहा है। दिल्ली स्टेट्स में हम लोग देख लड़कियों की एनरोलमेंट बढ़ी है, उनका अटेंडेंस सीट बढ़ा है, उनकी दाखिले की संख्या बढ़ी है। परसेंट मुझे अभी याद नहीं है, बट बिहार में गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एनरोलमेंट काफ़ी बढ़ा वो है। साइकिल वाला मामला ने काम किया है। हाँ हाँ, काफ़ी काम किए हैं। वो जो चीफ मिनिस्टर साइकिल स्कीम जो स्पेशली पहले तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, फिर वो एक्सटेंड करके वो सेकेंडरी 9, 10, 11, 12 के बच्चे के लिए भी दे रहे थे, मतलब अभी भी दे रहे हैं। तो उसके लिए मिड डे मील का भी इम्पैक्ट हुआ है। मिड डे मील भी काम कर रहे हैं। मिड डे मील तो बहुत दिन से सारे स्टेट्स में ही चल रहे हैं, मगर एक ट्रेंड दिख रहा है। रिसेंटली हम लोग बजट डेटा एनालाइज किए हैं कि मिड डे मील का शेयर थोड़ा बहुत सारे स्टेट्स में कम हो रहा है। अच्छा, सरकार उस पर भी पैसा कम खर्च कर रही है। हाँ, सरकार में तो ऐसे मिड डे मील तो ऐसा होता है कि राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार दोनों ही पैसे डालते हैं, तो जो पर मील के लिए जितना कॉस्ट होना चाहिए उतना बढ़ नहीं रहा है अभी के इस दिन में। इन्फ्लेशन वगैरह को सबको अगर हम लोग कंसीडर करें तो उस हिसाब से मिड डे मील का शेयर बहुत बजट में, स्कूल एजुकेशन बजट में कम हो रहा है, मगर मिड डे मील अभी भी चल रहा है। और ये एक आखिरी सवाल मैम कि जो लड़कियों की शिक्षा है वो नेशन वाइड अगर बात करें, बिहार हो सकता है थोड़ा बेहतर कर रहा हो, बाकी जगह भी इनरोलमेंट बढ़ी है उनकी? एनरोलमेंट बढ़ी है ऑब्वियसली, बहुत। ड्रॉप आउट कम हुआ है? ड्रॉप आउट कम हुआ है, मगर वही हो रहा है कि एलिमेंटरी तक बेहतर हुआ है, मगर अब जब क्लास 8 क्रॉस कर रहा है उसमें भी गैप कम हुआ है, मगर क्लास 8 जब भी क्रॉस कर रहे हैं लड़कियों का ड्रॉप आउट ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसके बाद जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो अब दिखेगा ही नहीं आपको, स्पेशली अगर साइंस स्ट्रीम में देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं। तो ये सारे इश्यूज़ है। ठीक है मैम, ओके। तो देखिए ये स्थिति है और बहुत ज़रूरी है, और मुझे सचमुच लग रहा है कि इस तरह के जो सेमिनार्स होते हैं उसका आयोजन होना चाहिए। और सोचिए मीडिया की कितनी बड़ी अनदेखी है, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, स्कूली शिक्षा पर बात हो रही है, प्राइमरी स्कूल अभी लगातार कई चैनलों पर चला है। प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से लूट मची है, जूता बेचे जा रहे हैं, किताब बेचे जा रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। अगर दिल्ली में आप रहते हैं या स्टेट कैपिटल में रहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहते हैं, तो एक जो प्राइवेट स्कूल खुलता है उसमें कम से कम 3 से 5 हज़ार के बीच ट्यूशन फ़ी होता है। क्या मैम ये सही आंकड़ा है? प्राइवेट स्कूलों के बारे में मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने जो देखा है कि 3 से 5 हज़ार के बीच जो है वो फ़ीस होती है हर महीने की। जूता आपको हर साल लेना है, किताबें उसकी प्राइवेट स्कूल की किताबें जो हैं वो 10-10 रुपये की होती है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो दिल्ली में सेमिनार हो रहा है, ये विश्व युवा केंद्र है, वहाँ ये सेमिनार हो रहा है, NCE का ये सेमिनार है। और मैं सोनू ने मुझे 2 दिन इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था, मैंने इनको आश्वासन दिया था कि मैं आपके इस प्रोग्राम में, चूँकि एजुकेशन सिस्टम पर है, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया जो अपने आप को कहते हैं, अखबार वाले, टीवी वाले, बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके वो भी वैन घूमते रहते हैं, क्या इन्होंने इस सेमिनार की उनको जानकारी दी थी? और जानकारी अगर दी थी तो उनको किस तरह का रिस्पांस मिला? क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारे मीडिया हाउसेस को नहीं देखा है जिनके पत्रकार हैं। सोनू, आप लगातार मुझसे संपर्क में थे, क्या आप, मुझे लगता है कि जब नेशनल दस्तक से आप इतना आपने संपर्क किया तो बाकी चैनलों से भी आपने संपर्क किया होगा, मीडिया हाउसेस को जानकारी दी होगी जो न्यूज़ रूम में जो असाइनमेंट में बैठते हैं। क्या रिस्पॉन्स रहा पत्रकारों का इस सेमिनार के बारे में? देखिए, हमने शुरुआत में लगभग 25 से 30 मीडिया को इन्फॉर्म किया था। इसमें आज तक भी था, टाइम्स ऑफ इंडिया था, दैनिक जागरण था, दैनिक भास्कर था, काफ़ी मीडिया के लोग थे, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। उनमें से अभी तक हमें कहीं से रिस्पांस नहीं आया है। और मेरी लगभग 5 से 6 लोगों से बात भी हुई थी, उनको मैंने समझाया मुद्दों को, हम किस चीज़ पे ये काम कर रहे हैं और ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। और अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें हमारा पब्लिक एजुकेशन जिस खतरे से गुजर रहा है, इसके लिए मीडिया का क्या रोल है, उनका इसमें आना कितना ज़रूरी है, मैंने कोशिश की उनको बताने की, लेकिन इत्तेफाक से कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस हमें पास नहीं आया। कितने चैनल्स वाले या अखबार वाले आए होंगे मेन स्ट्रीम जो पहले से हैं, जिनके अखबार पढ़ जाते हैं, उसमें से कोई रिस्पांस नहीं? उनमें से कोई रिस्पांस नहीं आया है। मेरी NBT से बात हुई थी, उन्होंने हमें मांगा है कि आप हमें प्रेस रिलीज़ भेज दीजिएगा। TOI वालों ने बोला है कि आप हमें प्रेस रिलीज़ भेज दीजिएगा, लेकिन फिजिकली यहाँ पे सिर्फ आप आए हैं। और एक 24 मैं ये अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि इतनी ज़रूरी खबर है, सरोकार की खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में
प्राइमरी एजुकेशन को लेकर इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि जीडीपी का पैसा खर्च नहीं हो रहा है। 85% जो बहुजन आबादी है, जो गरीब आबादी है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए निर्भर है। अगर ये खबर नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि वो तमाम लोग जो अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी पढ़ रहे हैं, अगर आपके सरोकार की खबर नहीं है तो आप ऐसे अखबारों का, टेलीविज़न का बॉयकॉट कीजिए जो आपको कहीं ना कहीं, जो आपकी ज़रूरी खबरें हैं, जो आपके समाज के लिए ज़रूरी खबरें हैं, जो आपके राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी खबर है, खासकर उनके लिए जो राष्ट्रवाद का नारा अलापते रहते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपका बच्चा जब पढ़ेगा, जब उसको बेहतर शिक्षा मिलेगी, तभी जो है वो आपका बेहतर राष्ट्र बनेगा, मजबूत राष्ट्र बनेगा, और तभी आप यूनाइटेड नेशन में सीट पाएंगे। और देखिए, ये सोनू हैं जो लगातार मुझसे संपर्क में थे और मैं इसी वजह से यहाँ पाया, और इनका कहना है कि इन्होंने 30 से 32 मीडिया हाउसेस को, आपने 25 से 30 को संपर्क किया, लेकिन यहाँ उपलब्धता 1 या 2 लोगों की हुई। हाँ, चलिए, शुक्र है कुछ लोगों ने प्रेस रिलीज मांगा है। जी जी जी। तो ये है आपके देश की हालत, ये है प्राइमरी स्कूल की हालत, और ये है हम जैसे पत्रकारों की हालत, और ये है मीडिया हाउसेस की हालत कि इतना इम्पोर्टेंट सवाल, एजुकेशन से जुड़ा हुआ सवाल है, प्राइमरी स्कूल से जुड़ा हुआ सवाल है, और मीडिया नदारद है। मैं भी बहुत उम्मीद से रहता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं, और शायद इनकी बात सरकार सुनेगी, और जो प्राइमरी स्कूल की हालत है, जो सरकारी स्कूल की हालत है, शायद उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ कोशिश की जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप जो मजबूत देश की कल्पना करते हैं, सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं, अगर एजुकेशन नहीं बने होगा, अगर आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तो शायद ही आपका देश मजबूत बन पाए। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।